वैसे ही आपको आता है, लेकिन मैंने कल एक 11th के बच्चों पे लिखा था, मैंने सोचा आपको भी ले दूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। ध्यान सुनिएगा बच्चों, हमने ये बताया कि बच्चों देखो ऐसा है कि लोन पेयर किसे कहते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे लोन पेयर किसे कहते हैं। ये 11th का टॉपिक है, आपके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि सर लोन पेयर क्या होता है, हमें कुछ और बताना है। क्या बताना है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो लोन पेयर है ना, इस लोन पेयर से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन है जो आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी। क्या क्वेश्चन है तो जरा देख लो। तो सबसे पहले हमें पता लोन पेयर किसे कहते हैं। सर लोन पेयर उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कभी आप किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना रहे हैं और बनाने के बाद, धीरज अभी तुझे म्यूट कर दूंगा मैं, बने रहना। तो किसी स्ट्रक्चर को बनाने के बाद यदि कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसे लोन पेयर के हिस्से में गिनते हैं, ये सबको पता है भाई। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे लोन पेयर कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं दो लोन पेयर की बात करूं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जब कोई एक बॉन्ड बनता है ना तो बच्चों उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड तभी बनेगा जब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, एक बार देख लेते हैं। तो जरा बच्चों शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या? शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता ही है। अगर कोई भी एटम अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बच्चों उसके पास 3 लोन पेयर होता है। मैंने क्या बोला? यदि कोई भी एटम सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 3 लोन पेयर होगा। कंफर्म, आपको बिना सोचे उसके पास हाइड्रोजन को छोड़कर बिना सोचे 3 लोन पेयर बना देना है। बच्चों यदि कोई डबल बॉन्ड बनाता है ना तो उसके पास 2 लोन पेयर होता है। डबल बॉन्ड अगर कोई होगा तो उसके पास 2 लोन पेयर होगा, हमें चिंता नहीं करनी है। और यदि कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों तो उसके पास 1 लोन पेयर होगा, ये हमें याद रखनी है। एक बात और सुन लीजिए, केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि बॉन्ड और लोन पेयर का जो एडिशन है वो 4 होना ही चाहिए। 4 क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 मतलब ये हुआ कि टोटल ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ जब भी कभी कोई भी स्ट्रक्चर बनाया करना तो आप ये विचार करें क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो एडिशन वो 4 हो रहा है क्या। मतलब अगर लोन पेयर उपस्थित है तब की बात कर रहा हूँ। यदि 4 है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अपने काम मतलब बातें शुरू करूं। याद रखिएगा, अगर कोई सिंगल बॉन्ड बनाता है बच्चों तो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। यदि कोई डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। और यदि कोई ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 1 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक, ध्यान देखिएगा, मैं आज का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ना उसका मैं पहले हेडिंग लिख रहा हूँ ना। तो पहले तो मुझे पता है ना कि आपको शुरुआत में कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें मुझे बहुत बताना जरूरी होता है, जिससे आपको पता चल जाए अच्छा ये टॉपिक ऐसे था, है ना। डायरेक्ट हम मुद्दे पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपको तो उसकी फीलिंग तो आनी चाहिए ना कि साहब ये लेसन क्यों पढ़ रहे हैं। जीओसी फर्स्ट, अच्छा ये जीओसी फर्स्ट, ये जीओसी टू ना, ये पैटर्न ना कोटा में बनाया गया था। मतलब इस प्रकार से हमने पढ़ाई किया है और यही पैटर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है ना। और जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं वो मतलब बोर्ड का तरीका है। और ये पैटर्न ना हमें वास्तव में इसी से आप अगर आप इस रास्ते के थ्रू चलेंगे ना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे सॉल्व करेंगे। आप चिंता मत करिए, 1 महीने बाद यदि मैं आपको कोई भी रिएक्शन दूंगा ना तो आप बोलेंगे सर इसका प्रोडक्ट ये रहा। आप एकदम परेशान ना हो, लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसी के साथ डेली का डेली मेहनत करते रहो। प्लीज ऐसे ही मेहनत करते रहे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बच्चों जीओसी फर्स्ट में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। जीओसी फर्स्ट में आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसका आज का नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जीओसी फर्स्ट में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? नाम से ही दिख रहा ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और उसके कारण जो इफेक्ट होगा ना बच्चों, उसी को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सा फंडा है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने के कारण होता है, ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। आप कान को जैसे पकड़ना वैसे पकड़ो, कुल मिला के घूम फिर के यही कहानी है।
अब प्रश्न ये है कि सर जरा इसका और मुद्दा बताया जाए। मैंने कहा ठीक है, सुनो, मुझे बताओ कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉन आपने देखा है। मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, यदि ए और बी के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है, यदि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसके इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। भाई शाहिल हिल मत, एक जगह से बैठ जा। है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक तो हो गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गया साहब, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गया। और साहब यदि कभी किसी के बीच में डबल बॉन्ड बने ना, तो ये जो मान लो ये नीचे वाला सिग्मा है और ये नीचे वाला पाई है, तो बच्चे इसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। बेसिकली किसी के पास ना केवल, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों, तो टोटल 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन, एक तो लोन पेयर। मुझे बताओ क्या चौथा कोई इलेक्ट्रॉन होगा? अरे यार एक मिनट, हाँ दोस्त, हेलो हेलो, हाँ हेलो, जी बताइए। अरे यार प्लीज वेट। हाँ, और दूसरी आवाज आ रही थी, बोलो बोलो क्या बात? कैसे? हाँ, फिर तो वो तो ले लो जो जिसके लिए आए हो। तो फोन करके बताना चाहिए था। हाँ, नहीं नहीं, तुम सही सुनो। जरा ध्यान सुनिए सब लोग। तो मैंने आपसे ये बताया बच्चों कि देखो ऐसा है कि टोटल यदि आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपको 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब जो सिग्मा बॉन्ड में बनता है उसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई साहब, साफ साफ। एक तो पाई इलेक्ट्रॉन और एक तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। और बच्चों जब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कभी कभी भी रेजोनेंस का हिस्सा ना, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में गिना जाता है। यदि लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा ना, तो उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं। खैर ये तो अभी धीरे धीरे करके समझ में आएगा।
तो प्रश्न ये है कि सर ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के हैं, सिग्मा है, पाई है, लोन पेयर है। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से डिस्प्लेस होंगे ना, तो डिस्प्लेस होने के बाद उनमें कुछ इफेक्ट दिखाई देगा और उसी इफेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहीं डिस्प्लेस हो सकता है तो उससे इंडक्टिव इफेक्ट एराइज हो जाता है, कहीं पाई इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट हो सकता है तो उससे रेजोनेंस हो जाता है, मेसोमेरिक हो जाता है, प्लस से माइनस एम हो जाता है। तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उससे जो इफेक्ट एराइज होता है उसे 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 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब जरा एक एक करके सुनना, केवल 10 मिनट बाद आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमारी इतनी बात मतलब ऐसे कैसे। एक बार थोड़ा सा मैं चार्ज लगा दूं। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। ये कौन है भाई? रोल नंबर 12 साइंस भी, रोल नंबर 24 एंट्री। अच्छा, बिना नाम से एंट्री ना लिया करें, मतलब सॉरी, ओनली रोल नंबर से एंट्री ना लिया करें, प्लीज नाम भी मेंशन किया करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके कारण जो इफेक्ट होगा उसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या तो पाई इलेक्ट्रॉन, या तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास टोटल होते हैं। तो बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था, ध्यान से सुनना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ये 4 प्रकार के होते हैं, मैंने जो बताया था एक बार फिर सुन लीजिए। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, रेजोनेटिव इफेक्ट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम है जो बहुत ही फेमस है, जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मुझे आप सभी को स्पेलिंग याद हो गया होगा, मैंने बताया था, याद करके ही बैठना है। मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको एम से डिनोट करेंगे। बच्चों इसी में हम लोग रेजोनेंस भी पढ़ेंगे, रेजोनेंस की पूरी कहानी पढ़ेंगे, रेजोनेंस क्या होता है, कैसे, जो भी हो। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा जो थर्ड पॉइंट वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मतलब इसको HC बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। और बच्चों जो फोर्थ वाला है वह है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चों इसमें से आपको मैंने बताया था कि जो शुरुआत के जो ये 3 है ना, 3 ये परमानेंट है। क्या परमानेंट है, क्या टेम्पोररी है, अभी 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 आपको सारे पिक्चर क्लियर हो जाएंगे। 10 मिनट बाद ना ये आपको सब समझ में आएंगे, सर ये क्या है और क्यों हमें रिएक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, और क्यों इसको पहले ही पढ़ाया जा रहा है रिएक्शन सीखने से पहले। परमानेंट इफेक्ट में थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये जो 3 है ये परमानेंट इफेक्ट है। ये 3 क्या है? परमानेंट इफेक्ट। और बच्चों ये जो लास्ट, ये जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला है टेम्पोररी इफेक्ट। टेम्पोररी इफेक्ट, तो ये परमानेंट इफेक्ट है और ये टेम्पोररी इफेक्ट, ठीक है। जरा इसकी एक बढ़िया से फोटो ले लो ताकि मैं बात आगे शुरू करूं, है ना। तो आपको पता ना, जब हम ये पहला पढ़ेंगे ना, जब ये हम पहला आपको सिखाएंगे ना, तो पहला सिखाने के बाद बच्चों ना आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, ये परमानेंट क्या है, टेम्पोररी क्या है, और हमें रिएक्शन में इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी।
ठीक है, पहले जरा इसकी फोटो ले लो जल्दी फटाफट, अमर में फटाफट याद कर लो, तो जल्दी फटाफट याद कर लो। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जरा फटाफट याद करो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक और इंडक्टिव, सबने याद कर लिया, सबने इसकी फोटो ले लिया। निशाद पटेल भैया आपने इसकी फोटो ले लिया, ठीक। देखो स्क्रीनशॉट पे साइड में आपका भी आना चाहिए, डीपी लगाने में काम आएगा। भैया कभी इसकी भी डीपी लगा दिया करो यार, इसका भी बर्थडे तो है इंडक्टिव इफेक्ट का। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखना आगे। अब बात है कि सर कहानी मतलब कैसे शुरू होती है, देखिए एकदम ध्यान सुनिएगा ना। जैसे बच्चों मान लो कि हमारे पास एक रिएक्टेंट, ध्यान से एकदम देखिएगा ना सब लोग, लिखना बंद करें और ध्यान सुनिएगा। एक रिएक्टेंट, ठीक, और रिएक्टेंट आपस में कुछ करके प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन बच्चे इसके बीच में क्या क्या होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पहले मैं रिएक्टेंट के बारे में विचार करता हूँ, रिएक्टेंट के बारे में। तो बच्चों होता क्या ना कि एक रिएक्टेंट में मैं एक ले लेता हूं एस। एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट है ना। और एक ले लेता हूं आर, आर का मतलब होता है रिएजेंट। सर ये सबस्ट्रेट, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिल्कुल सीरियसली ध्यान सुनिए ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का यूज अभी इसी में बताने वाला हूं, है ना। तो सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट मतलब जिस पर अटैक्ड होगा, जिस पर अटैक्ड होगा, क्या है सर बताते हैं, देखो देखते जाओ बस, केवल आप देखिए ध्यान से। रिएजेंट क्या है? रिएजेंट मतलब सर जो अटैक करेगा, जो अटैक्स करेगा। कैसे देखते हैं, देखना बच्चों ध्यान से। अच्छा आपको इतना तो पता है ना कि अगर मैं यहाँ पे कोई E+ लिख दूं तो इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, तो पता है ना आपको, थोड़ा मोड़ा इसका तो आइडिया होगा ना। इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हमेशा प्लस पे अटैक करता है, सॉरी माइनस पे अटैक करता है। ये तो पता नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये तो सुना होगा ना, बोर्ड में तो सुना ही होगा, सबने सुना कि नहीं सुना? धीरज सर हिला दे, ऐसा कुछ सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो बता दे कि मैं बताऊं। हाँ सर। ठीक है। और बच्चों ऐसे बोला जाता है ना तो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि इसके बारे में बहुत जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो बच्चों अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ये हमेशा माइनस पे अटैक करेगा। और ये बच्चों ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये हमेशा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पे अटैक करेगा। प्लस को माइनस की तलाश होती है, माइनस को प्लस की तलाश होती है, ठीक है यहाँ तक। अब देखना जरा आगे क्या होगा बच्चों। तो सबसे पहले होता क्या ना, ये जो रिएजेंट है ना, ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है, ये जो रिएजेंट है बच्चों, अब हमने आपको बता दिया कि रिएक्टेंट दो प्रकार के होते हैं, रिएक्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। ये रिएजेंट क्या करता है, इस सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। अब ये जो रिएजेंट और ये सबस्ट्रेट पे जो अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको जानने के लिए हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। मेरी बात को समझिए, ये जो सबस्ट्रेट है जिस पर अटैक होने वाला है, और ये जो रिएजेंट है जो अटैक करने के लिए जाएगा, इसको पता तो चलना चाहिए ना, इसको तो भाई रिएजेंट को पता तो चलना चाहिए ना कि मैं सबस्ट्रेट पे कहाँ पे अटैक करूं जिससे मैं प्रोडक्ट बना पाऊं। तो बच्चों उसको जानने के लिए ही ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का बताया जाता है साहब, यहाँ पर अटैक करने का रीजन इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर अटैक करने का रीजन मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पर अटैक करने का रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये ऐसे बताया जाता है। कैसा भी एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल देता हूँ। तो बच्चों होता क्या आगे जरा देखिए, आगे होता यह कि यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, इंटरमीडिएट।
बीच में, मतलब रिएक्शन के जो बीच में बनता है और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे? एक छोटा सा डेमो देख लीजिए। क्या देखिए, ऐसा रफली बता रहा हूँ, ऐसा रफली बता रहा हूँ, देखिए। अच्छा, सभी को थोड़ा मोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया है? थोड़ा मोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट का सबको आइडिया, ताकि मैं बताऊं तो समझ में आ जाए। सभी को इंडक्टिव इफेक्ट का थोड़ा मोड़ा आइडिया है? इंडक्टिव इफेक्ट का, है ना? देखिए जरा बताता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो कि जब भी कभी भी कोई भी कार्बन की चेन पे, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको नहीं आता वो भी सुन ले, जब भी कभी भी कोई भी कार्बन की चेन पे ना कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं मोर के लेके चल रहा हूँ, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, तो ये क्या करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को ना स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। अब जैसे अपनी तरफ खींचता है बच्चों, तो इस पे थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा माइनस चार्ज आता है, और बच्चों इस पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आता है। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहता है। मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों पहले पढ़ना चाहिए, मैं ये बताने वाला हूँ। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देना, ये क्वेश्चन में ऐसे, तो बच्चों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस का सीन ना हमेशा बना रहता है, ये परमानेंट बना रहेगा। आप रिएक्शन कराओ या ना कराओ, आप रिएजेंट का अटैक कराओ या ना कराओ, तो Cl पे पार्शियल माइनस चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल प्लस चार्ज बना रहता है। ये बिल्कुल परमानेंट इफेक्ट है। समझ नहीं पा रहा हो यार, मेरी बात समझो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, ठीक है, किसी ने इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट ले लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे आ जाके अटैक कर लेगा, ठीक है। और मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा साहब इस रिएक्शन के पीछे इंडक्टिव इफेक्ट रीजन है। मैं सामने वाले को ये बताऊंगा कि इसके पीछे जो रीजन है, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का जो रीजन है, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्लोरीन पे पार्शियल माइनस आया, और इसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल आया और वो जाके क्लोरीन पे चिपक गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर रिएजेंट हो या ना हो बच्चों, इस पे पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे पार्शियल माइनस चार्ज हमेशा बना रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने कोई रिएजेंट लिया, कोई रिएजेंट मतलब आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल अपने आप इस पर अटैक कर लेगा और अटैक करके जो प्रोडक्ट बना लेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा साहब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा, उसके पीछे का जो रीजन है, वो रीजन आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। समझ नहीं पा रहे हो यार? हेलो, क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान सुनिएगा, मैं फिर सुन लीजिए भाई साहब। जो जैसे ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक कर रहा है, ये क्या है, ये रिएजेंट है। तो ये जो रिएजेंट है ना, ये सबस्ट्रेट पे जो अटैक कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ जो रिक्वायर्ड जो फोर्स है ना, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। मैंने आपसे क्या बताया था, जब कभी भी किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, उसी को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। और ये 4 तरीकों से हो सकता है, सभी रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है, किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इफेक्ट भी लग सकते हैं। लेकिन जब भी कोई रिएक्शन हम कराएंगे तो वहां पे मुझे बताना पड़ेगा, देखो साहब इसके पीछे जो रिएक्शन का जो पर्पज है, वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ऐसा हुआ है। आप जो पहला लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन, मैं बताना चाहता हूं कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, उसके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, उसका रीजन इंडक्टिव इफेक्ट था। एक बात और बता दूं आपको, पेपर में ऐसा नहीं बताएगा साहब इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, नहीं। आपको खुद जानना है कि जब भी कभी कोई कार्बन की चेन पे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इस पे पार्शियल प्लस आता है। और बच्चों ये सिन परमानेंट बना रहेगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये बना रहेगा। अब आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और यदि आपके पास सॉल्यूशन में यदि कोई रिएजेंट हो, तो ये रिएजेंट अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और यदि कोई रिएजेंट ना भी हो, तब भी ये सिन बना रहेगा, माइनस और प्लस बना रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो एक बार फिर सुनो, ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला,
हमारे पास रिएक्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सबस्ट्रेट मतलब जिस पर अटैक होने वाला है, एक रिएजेंट, रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो जाके अटैक करेगा। तो रिएजेंट इस सबस्ट्रेट पे जिस रीजन से अटैक करता है वही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और वही हमको पढ़ना है। क्योंकि अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि मैंने पहला लेसन शुरू कर दिया हेलो एल्केन। आप एक बात सोचो, मैंने पहला लेसन शुरू कर दिया हेलो एल्केन और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, अब पढ़ाने जा रहा हूँ, और जब मैं हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, साहब ये थोड़ा सा ये जो स्लाइट इधर की डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस पे माइनस आया और इस पे प्लस आया, और मैं इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ चिपका दूंगा, मैं चिपका के प्रोडक्ट बनाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल इस पर। मान लो एक बात कह रहा हूँ, और अगर मैं वहां पे ये बोलूंगा साहब इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का रीजन वो इंडक्टिव इफेक्ट है, और चलो पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा लो फिर रिएक्शन बताऊं, तो फिर वहां पे इतना हमारे पास समय नहीं है कि पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ें और उसके बाद रिएक्शन करें। तो जब मैं इस रिएक्शन को पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, देखो साहब ये रिएक्शन ना इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एक पे माइनस एक पे प्लस है, और ये रिएक्शन इसके पीछे रिएक्शन का जो मेन रीजन वो इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या कोई रिएजेंट अटैक करेगा, तो उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, वो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, वो 4 प्रकार का हो सकता है। और किसी रिएक्शन में ना जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, मतलब रीजन 1 या 2 हो सकता है। तो जब अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा, देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण ये रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के कारण ये रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? देखो ऐसा है, केमिस्ट्री में ना सब कुछ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही होता है। केमिस्ट्री का फंडा क्या है? केमिस्ट्री में सब कुछ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, और फिजिक्स में सब कुछ प्लस के मूवमेंट के कारण होता है। प्लस मतलब आप देखिए इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज लाने पर, ये करने पर सब कुछ प्लस पे। जो फिजिक्स वाले लोग हैं वो प्लस को देख के काम करते हैं, और केमिस्ट्री में हमेशा माइनस को देख के काम किया जाता है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों जब भी कभी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा उसी समय रिएक्शन होती है, उसी समय रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है और उसी के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सबस्ट्रेट है ना उस पर जो रिएजेंट जो अटैक करेगा ना, अटैक करने के बाद जो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, बीच में कुछ होगा, उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों इसके पीछे जो रीजन है ना, शुरुआत का जो रीजन है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जो कि 4 प्रकार का होता है। क्लियर हो गया? अब शुरू करें अपना कहानी, इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करें। और जब इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करेंगे, जब हम रिएक्शन में पहुंचेंगे तो आपको डिटेल बताया जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करें, कोई दिक्कत? शुरू करें ना? तो इसको एक बार इसकी फोटो ले लें, इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे मैं इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करूंगा ना आपको सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। मैं इंडक्टिव इफेक्ट शुरू कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं ना, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। तो जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट बताने जा रहा हूं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इफेक्ट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब सबस्ट्रेट पर जो रिएजेंट अटैक करता है उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन, कोई ना कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। तो पहला हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा देखो साहब इसके पीछे इंडक्टिव इफेक्ट है, देखो साहब इसके पीछे मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो वहां पे आप तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन अगर मैं वहीं पढ़ा के बताऊं तो वहां पे दिक्कत हमें भी होगी और आपको भी होगी। तो साहब शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है, थोड़ा सा मैं नोट्स देख लेता हूँ ताकि मैं बात से ना भड़कूं। शुरू करते हैं ना, ध्यान देखिएगा ना। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम इंडक्टिव इफेक्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना ना, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बीच में मुझे रोक लीजिएगा ना। सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आप तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर हमें कोई रिएक्शन बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों ना, तो आपको ना ये चारों इफेक्ट अच्छे से याद, मतलब अच्छे से इसके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं? देखो किसे कहते हैं, ध्यान सुनो बच्चों। जब कभी भी कोई भी कार्बन की चेन पे, ध्यान से सुनना, जब कभी भी कोई भी किसी कार्बन की चेन पे बच्चों कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा, पहले मैं मोर लेके चल रहा हूँ, लेस लेके थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो होता क्या है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, ये इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है।
तो जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा बच्चों ने, इस पे थोड़ा सा माइनस आएगा और इस पे थोड़ा सा प्लस आएगा, और बच्चों इसी इफेक्ट को ना इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए कभी आपके पास इस प्रकार का सीन हो बच्चों, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मन में यह पता होना चाहिए कि साहब ये यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा स्लाइटली बोल रहा हूं मैं, ज्यादा खींच लेगा बॉन्ड टूट जाएगा। हमें बॉन्ड तोड़ना नहीं है, हमें बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड मेंटेन करना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रखना, हमें तोड़ना नहीं है, आयनिक बॉन्ड नहीं है ये। तो बच्चों थोड़ा सा जब इसको खींचेगा, थोड़ा सा माइनस, इस पर थोड़ा सा प्लस आएगा। और मैं क्या बोलूंगा सर ये कौन सा इफेक्ट है, सर ये इंडक्टिव इफेक्ट है। मुझे बताइए क्या इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ? तो बच्चों इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का कौन सा टाइप है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं। क्या आप हमारी बात समझ गए? क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या बताना चाहता हूं? मैं इसके बारे में कुछ इसकी डिफिनेशन लिख रहा था, ध्यान सुनो। डिफिनेशन क्या है इसकी? बहुत बहुत सिंपल डिफिनेशन है। थोड़ा सा मैं हिंदी भाषा में लिखूंगा। परमानेंट, परमानेंट क्यों? ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, आप चिंता ना करिए, ये हमेशा परमानेंट ही रहेगा, इस पे प्लस और माइनस हमेशा बना रहेगा। अच्छा इसको पार्शियल बोलते हैं तो सबको पता है ना, पार्शियल, इसका सिंबल समझ रहे हैं ना, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ए और बी है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चले आए तो क्या बोलेंगे इसको? ऐसा बोलेंगे ए प्लस और पी माइनस। साहब ये बॉन्ड टूट गया, इसको तो आयन बोलते हैं, आयन बोलते हैं ना। लेकिन मान लो जैसे मान लो ये सीन ऐसे बना हो और ये जो लोन पेयर ये हल्का से इसकी तरफ खसक के चला है, मान लो बी की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा हो, तो जरा मुझे बता दो क्या होगा? पार्शियल माइनस और ये पार्शियल प्लस, दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है, दोनों में अंतर है कि नहीं? देखो जरा दोनों में कितना अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि एक में दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ पूरी तरह चला आया है, तो इसलिए बी पूरा माइनस हो गया और ये पूरा प्लस हो गया। लेकिन दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में वो जो जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है ना, वो बॉन्ड पर ही है, लेकिन थोड़ा सा ना बी की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए बी पे माइनस और ए पे प्लस है। विपुल जरा ध्यान से एकदम देखे जाओ ना, बिल्कुल ध्यान से एकदम क्लियर एकदम देखते जाओ। विपुल, सोना विपुल, समझ में आ रहा? एकदम ध्यान से देखना, अगर बीच में कुछ टॉपिक तुम्हें दिक्कत आएगी तो रोक लेना, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक पे ही ध्यान दो, क्योंकि शुरुआत का बेस स्ट्रांग रहेगा ना तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो फिर रिएक्शन याद करना पड़ेगा। बता देते हैं। अब देखिए जरा मैं इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ। परमानेंट, पार्शियल, परमानेंट भी है, पार्शियल है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं ना, ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का पाई इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट का, फिर से सुन लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट का पाई इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। सर यदि हमें पाई दिख गया तो दिख गया, तो देखने दो, वहीं रहने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो। आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन से काम है, अपना काम करो और आगे बढ़ो। फिर सुन लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं, पाई से कोई लेना देना नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट का पाई से कोई लेना देना नहीं है। और फिर सुन लीजिए, पार्शियल डिस्प्लेस होता है। पार्शियल समझते हैं ना, ये सेकंड वाला देखो, मैं इसको थोड़ा दिख देता हूँ, ये देखो, ये होता है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल मतलब थोड़ा सा, मैं मान लेता हूँ कि इस बी की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो बच्चों होता क्या ना कि जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। जब थोड़ा सा शिफ्ट होता है तो उस पर थोड़ा सा माइनस आ जाता है, अब सामने वाले पे थोड़ा सा प्लस आ जाता है। और उसको दिखाने का तरीका ऐसे ऐसे करके बनाया, उसको बोलते हैं पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस। अब आगे सुनिए, तो मैंने क्या बोला? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है कि किसकी तरफ होता है? जरा बता दो किसकी तरफ होता है? टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मोर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इज known as इंडक्टिव इफेक्ट। कोई बात समझ में आ गई? एक बार फिर सुन लीजिए,
एक बार फिर सुनिए, मैं फिर बता रहा हूं, एक बार पहले सुन लीजिए। जब भी कभी भी किसी भी कार्बन की चेन पर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियल स्लाइटली खींचता है। इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल माइनस और उसके जस्ट बगल में पार्शियल प्लस बन जाता है। इसी इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट कहते हैं, इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट हमेशा उस कंपाउंड में बना रहेगा। अच्छा, जिसके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है ना, अभी आप केवल 10 मिनट इंतजार करें, आपके मन में जो डाउट होगा वो अभी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सबके तरफ थोड़ा सा बताने का तरीका अलग होता है। जैसे आपके मन में कोई भी डाउट हो तो थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है, लेकिन मैं सिस्टमेटिक बताना चाहता हूँ। एक बार पहले पूरी बातें सुनिए, आपके मन में सब डाउट खत्म हो जाएगा। जरा इसकी एक फोटो ले लो तो जल्दी भी, फटाफट। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? मैं समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब भी कोई कार्बन की चेन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव समझते हैं ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पता है ना क्या होता है? फोर नकल, हाँ, फोर नकल, इसके बियर, पहलवान, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है ना। अगर वो कार्बन की चेन पे लगेगा तो कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार फिर सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, बार बार सुनिए कृपया, प्लीज धोखा ना खाएं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर को और बच्चों पार्शियली खींचता है, थोड़ा सा खींचता है, और किसकी तरफ? जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा हो, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। चलो शाहरुख स्टार्ट करते हैं ना, इसको हटाता हूं मैं। सबने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, शुरू करते हैं। तो बच्चे जरा थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, थोड़ा सा गुण की बात करें, तभी तो क्वेश्चन मतलब बात करेंगे। थोड़ा सा इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूँ। अगर मैं पर्सनली इसको लिख रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इसको लिखता नहीं और मैं डायरेक्ट बोल देता, आप इसको देख लो। मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर सब कुछ याद करें। थोड़ा सा मेरा समय तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एसएमएस कर दीजिएगा ना, मैंने जो बोला कि जो भी लोग, मैं ट्यूशन का बस केवल टाइम बताइएगा, कौन सा ट्यूशन पढ़ता है, मुझे ये इससे मतलब नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे बिजी होंगे या कम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सेट कर लेंगे, प्लान सेट कर लेंगे ना। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, जिससे मैं अपनी बातों को पहुँचा दूँ, जिससे आपको बोर्ड में भी सहायता मिल जाए, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ज़्यादा ध्यान सुनिएगा। इसके सबसे पहला नंबर देखिएगा, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एराइजेस, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तभी होता है, एराइजेस मतलब तभी होता है, एराइजेस मतलब जैसे सन एराइजेस इन द सन, सन उगता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट एराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक बार फिर सुन लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट हो। यदि कभी भी आपको ऐसा लगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, आप लिख देना सर इंडक्टिव इफेक्ट 0। समझ नहीं पा रहे हो, मेरी बात सुनो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये लिख दिया नॉर्मल ब्यूटेन, मैंने ये एल्केन लिख दिया, लिख दिया। अगर मैं बात करूं तो इसका हाइब्रिडेशन कितना है? sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp3, और इसका हाइब्रिडेशन भी sp3। मुझे बताओ, क्या इस एल्केन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस है क्या? आप देख के बताओ भाई। सभी जब सभी sp3 है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है बच्चों, इस कंपाउंड में वो 0 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी 0, आई 0 है। और अगर आई 0 है बच्चों, इसीलिए एल्केन को नॉन पोलर कंपाउंड भी कहते हैं। एल्केन को नॉन पोलर भी कहते हैं। नॉन पोलर मतलब जिसपे पोल ना हो,
मैं जरा इसको साइड में समझा देता हूँ। जैसे मुझे बताओ बच्चों, जैसे ये HCl है, तो अगर आप HCl को देखेंगे तो इस H पे प्लस बन जाएगा, इस पे माइनस बन जाएगा। इसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड। ये पोलर है। पोलर क्यों? क्योंकि इस पे पोल बन चुका है, इस पे प्लस और माइनस बन चुका है। अच्छा, पोलर कंपाउंड कैसे बनता है? जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट हो बच्चों ना, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट हो ना, तो उस कंपाउंड को पोलर कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि मैं ऐसे Cl2 ले लूं तो ऐसे Cl2, तो जरा मुझे बता दो, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना, वो 0 है। क्या आप हमारी बात समझ में आ गए? पोलर नॉन पोलर किसे कहते हैं? पोलर मतलब पोल का बनना, पोल मतलब एक पे प्लस का बनना, एक पे माइनस का बनना। और प्लस और माइनस कब बनेगा? जब सामने वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के लाएगा तो एक पे माइनस एक पे प्लस बनेगा, जैसे को बोलेंगे पोलर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर। मैं बताना चाहता हूं कि एल्केन में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता, एल्केन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब कभी न कभी जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट हो। इसका मतलब यदि आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा देना, ठीक है? एल्केन्स आर नॉन पोलर। या तो समझ में आ गया? जरा इसकी एक फोटो ले लो यार जल्दी से फास्ट। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मैं बताना चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट और ये काम आएगा, ठीक है? दूसरे देखें, याद रखिएगा इसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। अभी इसका यूज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में यूज करेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी सुन लीजिए, देखो, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई। तो बच्चों जो बॉन्ड बना हो ना उसी बीच में ऐसे एरो लगा देते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये देखो जरा, ऐसे देखो, ऐसा ना, तो ऐसे लगा देते हैं ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन ना इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच रहा है, तभी तो इस पर माइनस आता है और इस पर प्लस आता है। हेलो, बात समझ में आ रही है? और बच्चों इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसकी जो डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं ना, ये तीर वाला डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है ना वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तरफ होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ होती है। अच्छा मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करता है केमिस्ट्री में? अरे भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उधर की तरफ फ्लो करेगा ना। समझ नहीं पा रहे हो यार? समझ गया निशाक पटेल? निशाक समझ गया आगे मैं क्या बताना चाहता हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन आप उधर बताएंगे जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। कैसे? मुझे बताओ, एक क्वेश्चन का बताओ। मान लो मैंने ये ऐसे बना दिया और मैंने यहाँ पे हेलोजन चिपका दिया, बोलो आप इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन किधर दिखाऊं, ऊपर के नीचे? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ऐसे दिखा दो ऐसे, ठीक है? अब समझ में आ गया डायरेक्शन? क्या मैंने बीच में बॉन्ड बना के बीच में तीर बनाया है? डायरेक्शन समझ में आ गया? और बच्चों हमें ये मन में जानना, मन में क्या जानना है? इस पे पार्शियल माइनस होगा और इसके जस्ट बगल में पार्शियल प्लस होगा, इसको मन में रखना है। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पेपर लूंगा ना संडे के दिन, मतलब अगर होगा तब की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें प्रश्न पूछूंगा कि बताओ इसमें कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट का सही डायरेक्शन बताया गया है, कौन सा सही ऑर्डर है। ये भी प्रश्न आपको जब कभी आप कंपटीशन की बुक सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको कुछ प्रश्न दिखाई देंगे। तो इसी से हम समझेंगे ना। चलिए तीसरा देखते हैं, थर्ड। अभी क्वेश्चन और करते हैं, अभी इसमें बहुत क्वेश्चन और करते हैं, क्या सुनो। अब तीसरा सुनिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। इट इज distance, it is distance, it is distance dependent इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों।
भाई साहब ये ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे? मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं तो मेरी पावर कैसे होगी? जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, तो जब मैं खींचूंगा तो जो सबसे पहला इंसान खड़ा होगा उस पर मेरा इफेक्ट ज्यादा लगेगा, दूसरे वाले पे कम लगेगा, तीसरे वाले पे एकदम कम लगेगा, और बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट ना चौथे के बाद में बिल्कुल जीरो हो जाता है। कैसे सर? ये क्या आप बता रहे हैं? आप सुनो, बताते हैं, ध्यान सुनो। जैसे मान लो कि ये कार्बन की एक चेन है, ध्यान देखिएगा, और यहाँ पे आपने कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिए। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ खींचेगा, स्लाइटली खींचेगा, तो इस पे तो आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। बच्चों इसके जस्ट बगल के पड़ोसी पे भी थोड़ा सा प्लस दिखता है, थोड़ा सा इफेक्ट भी दिखता है, और उसके जस्ट बगल वाले पे भी थोड़ा सा दिखता है। लेकिन बच्चों यहां तक जाते जाते ना इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब निग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे ना, बताओ इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां लगा, मैं बोलूंगा सबसे पहले वाले कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे सर कम हो गया, तीसरे पे तो और कम हो गया, चौथे पे तो लगता ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि अभी हम इसको रिएक्शन में यूज करेंगे, आगे चल के क्वेश्चन में यूज करेंगे। बात सुन लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट निग्लिजिबल होता जाता है, और 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसमें बीच में मैंने ड्रास्टिकली यूज किया नोट्स में, तो ड्रास्टिकली का मतलब होता है बहुत तेजी से कम होता है, बहुत तेजी से। एक बात और लिख देता हूं, आई इफेक्ट थर्ड कार्बन तक ही रियलाइज होता है, थर्ड कार्बन तक रियलाइज होता है। ठीक है, और उसके बाद ना ये निग्लिजिबल हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। जरा इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए बच्चों। एक दो बात और सीख लीजिए ताकि मैं अपने क्वेश्चन को शुरू करूं। भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट की विशेषताएं हैं, है ना। जरा 4th नंबर देख लीजिए, ध्यान से 4th नंबर। बच्चों 4th नंबर लिख रहा हूं, जरा सब लोग देखो। 4th नंबर क्या है? आपको पता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होता है, और वो भी कैसा? पार्शियली, मतलब थोड़ा सा। इसलिए बच्चों, हेंस पार्शियली चार्ज बनते हैं। भाई पूरे तरह तो टूट के नहीं आया ना, पार्शियली खसक के आया तो पार्शियली चार्ज बनेंगे। हेंस पार्शियली चार्जेस आर क्रिएटेड, मतलब बनते हैं। ठीक है, और लास्ट सुन लीजिए, बता देता हूं, इसको कभी भूलिएगा मत। क्या है लास्ट इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑपरेट होता है। ऑपरेट मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, ऑपरेट होता है। मतलब ये हुआ, नीचे में लिख देता हूं, एकदम बिल्कुल आपके लिए स्पेशली लिख रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ महान ऐसे बैठे हैं ना जो बार बार भूल जाएंगे। मैं लिख देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का
पाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इंटरफेयर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इसको डिस्टर्ब नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन से इंडक्टिव इफेक्ट कोई लेना देना नहीं, डू नॉट इंटरफेयर। तो बच्चों जरा एक बार इसकी फोटो ले लो, थोड़ा सा मैं एक बार पूरी कहानी फिर बोल देता हूँ, आपके माइंड में सेट कर देता हूँ। जरा एक बार इसकी पूरी फोटो जरा जल्दी से ले लो, फटाफट ले लिया। अब मैं एक बार सब लोग, सबसे रिक्वेस्ट है जरा एक बार मेरी बात सब लोग सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा ना, एक बार फिर सुनिए। चलिए मैं बोलता जाता हूँ, आप सुनते जाइए। देखिएगा, मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरी कहानी बोल रहा हूँ, आज के बाद से अपना नाम भले भूल जाना, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो भूलना ही नहीं है। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? जब भी कभी भी कोई भी कार्बन की चेन पर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस कर लेता, खींच लेता है। इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल माइनस और सामने वाले कार्बन पे पार्शियल प्लस हो जाता है। इसी इफेक्ट को आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और ये परमानेंट रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसकी विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता ध्यान सुनिएगा बच्चों, इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट हो। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आने वाला। सही है, इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इसको हमेशा इस एरो से दिखाया जाता है, मतलब जो बॉन्ड है ना उसी से दिखाया जाता है, उस बॉन्ड के बीच में ना ऐसे 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 बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। और किधर की तरफ बनाते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उधर की तरफ बनाते हैं। कैसे पता? जिधर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आप उधर की तरफ बना दीजिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा क्या है? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मतलब यह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे बच्चों डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट खत्म होता जाता है, और थर्ड कार्बन के बाद ये इफेक्ट बिल्कुल निग्लिजिबल, मतलब जीरो हो जाता है। चौथा क्या है? इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी पार्शियली, इसलिए पार्शियली चार्ज ही बनता है। और लास्ट क्या है? लास्ट ये है बच्चों कि आई इफेक्ट हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही ऑपरेट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया पूरा पिक्चर? इंडक्टिव इफेक्ट जो मेन बात है वो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम काम की बातें शुरू करें। अब काम की बातें में सबसे पहला काम की बातें क्या है? काम की बातें में सबसे पहला काम की बातें ये बच्चों, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और आपको पढ़ाया गया होगा कि साहब इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक सिंपल सा डेमो दिखा देता हूँ, बड़ी सिंपल सा, बिना टेंशन फ्री तुरंत पता कर लो। कैसे? बच्चों मान लो कि ये कार्बन की चेन है, और इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा हो, है ना? तो पक्का ये माइनस आई वाला होगा। क्या होगा? ये माइनस आई। इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, अपनी तरफ ले रहा ना इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा। समझ में आ गया? लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन की चेन किसी ऐसे ग्रुप से लगे हो जिसमें कार्बन की चेन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ भागेगा। जब इधर की तरफ भागेगा बच्चों तो ये तो प्लस आई हो जाएगा, और बगल वाला माइनस आई हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? भाई जिससे इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए वो प्लस आई माइनस आई, तो चलो ठीक है, ये मैं प्लस आई माइनस की बात करता हूँ, ठीक है? क्या ये दोनों समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो बच्चों जरा इसका नाम सुनिएगा, नाम सुनिए। अच्छा, आपने एटीएम से पैसा निकाला तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसमें क्या लिखा रहता है जब आप ऑप्शन क्लिक करते हैं? जब एटीएम पिन में, एटीएम मशीन में जब एटीएम आप इंसर्ट करते हैं तो गुजराती में तो नहीं निकालते हो ना पैसा, उसको भी गुजराती में निकालते हो, इंग्लिश निकालते हो ना?
भाई निशांत पटेल, एटीएम से पैसा भी गुजराती निकालता है क्या? हाँ, तो जब एटीएम से पैसा निकालने जाता है, जब उसमें मान लो तुमने एटीएम इसमें पिन लगा दिया, फिर पिन डाल दिया, तो उसमें क्या लिखा रहता है पैसा निकालने के लिए? इंग्लिश में क्या लिखा रहता है? विड्रॉ। विड्रॉ। विड्रॉ मतलब निकालना, विड्रॉ मतलब निकालना। तो भाई साहब ये ग्रुप भी तो निकाल रहा इलेक्ट्रॉन, समझ नहीं पा रहे हो यार। अच्छा मान लो ये एटीएम मशीन है, ये क्या है? ये एटीएम मशीन है, ये एटीएम मशीन है। और ये कौन है? ये निशांत पटेल है, निशांत पटेल। अगर इंग्लिश में निकालते होगे तब की बात कर रहा हूं मैं। ये निशांत पटेल है, ठीक। तो क्या करते हो आप इलेक्ट्रॉन को, निशांत पटेल नहीं मतलब कोई स्टूडेंट है ना, कृपया आप उसको ना जाएं, आप इसको देखें। तो निशांत पटेल क्या कर रहा है? इस एटीएम से पैसा निकाल रहा है, तो इसको विड्रॉ बोलेंगे। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में बच्चा बार बार भूल जाता है कि किसको विड्रॉ बोलेंगे, किसको रिलीज बोलेंगे। तो बच्चों में इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, देखो, क्योंकि वहां पर पैसे का मामला है तो वहां मनी बोला जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मामला तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और विड्रॉ, विथड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब चूंकि निशांत तो नहीं निकाल रहा, ग्रुप निकाल रहा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इसको बार बार बोलेंगे EWG। बच्चों जब कभी मैं EWG के बारे में बोलूं तो तुरंत एकदम आंख खुल जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। एक बार फिर सुनिए, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे बताओ इसका क्या है? इसका ये है। अच्छा मुझे ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ना +I बोलते हैं, या इसका एक और नाम है। बिल्कुल ध्यान सुनना, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला जो पढ़ा रहा हूं मैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब ERG। अच्छा मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा, मैं देखता हूं आप में से कौन बताता है जिसने ध्यान सुना होगा। जरा ध्यान सुनिए बच्चों, देखता हूं आप में से कौन बताता है। क्वेश्चन सुनिएगा बच्चों, मान लो कि ये कार्बन है, कार्बन, और इस पर मैंने प्लस लगा दिया, मैंने प्लस लगा दिया, तो प्लस लगा दिया तो मैं लिखना चाहता हूं, इसको लिख देता हूं कार्बो केटायन। केटायन मतलब ऐसा कार्बन जिसपे प्लस चार्ज, ठीक है, बात समझ में आ गई? ऐसा कार्बन जिसपे प्लस चार्ज हो। और बच्चों यदि किसी पे प्लस चार्ज लगता है तो बेचारा बड़ा दुखी रहता, क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो प्लस चार्ज है। भाई किसी पे प्लस कब लगता है? जब कोई सामने वाला उससे इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाए। भाई सामने वाला कोई उससे इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाए तो उस पर प्लस आ जाता है, बात खत्म। भाई ऐसा हुआ होगा इसके साथ, तो बेचारे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन को कमी है, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान से सब लोग सुनना, अभी इसमें क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि ये कार्बोकेटाइन बड़ा दुखी है, तो मैं इसके पास ऐसा कौन सा ग्रुप लगा दूं जिससे ये सुखी हो जाए? मैं इसके पास ऐसा क्या ऐड कर दूं इन दोनों में से? अच्छा मुझे बताओ इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या ये बात सही है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इसके पास ये सुखी हो जाए, तो इसके पास मैं क्या लगाऊं? +I लगाऊं कि -I लगाऊं? +I। लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि -I तो उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा, इसको और दुखी कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस कार्बोकेटाइन पे कोई भी +I का ग्रुप ऐड कर दूं, तो बच्चों इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं पूछूंगा कि बताओ इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो जिसके पास +I जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि +I क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है,
और उसको जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उतना सुखी होगा, क्योंकि बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक लाइन और सुन लो, अगर कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल जाए, इलेक्ट्रॉन दुखी मिल जाए, अगर कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन दुखी मिल जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल जाए बच्चों, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दुखी मिल जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल जाए आज के बाद से, तो मैं फिर सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन दुखी कोई भी मिल जाए बच्चों, तो याद रखिएगा उस पे प्लस आई ऐड किया जाता है, प्लस आई ग्रुप ऐड किया जाता है। दूसरी भाषा में, मतलब आपकी बुक में ये भी लिखा होगा दूसरी भाषा में, जो आप कभी गलती ना करें, उस पे यदि कभी भी ERG ग्रुप लगा दिया जाए, ERG ग्रुप लगा दिया जाए, ऐसा ERG ग्रुप समझते हैं ना, ERG ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ERG ग्रुप लगा दिया जाए बच्चों, तो वो सुखी हो जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और बन जाए थोड़ा सा बच्चों, मान लो इस कार्बन पे मैंने माइनस लगा दिया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्ब, कार्ब मतलब कार्बन, और माइनस की इंग्लिश क्या होती है? एनायन, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेचारे इस, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत, देखो अगर किसी के पास ना पैसा ना रहे तब भी वो तकलीफ में रहता है, और किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा आता है तब भी वो तकलीफ में रहता है। दुनिया में दोनों काम होता है, दुनिया में दोनों तकलीफ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि बच्चों इसके पास कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, तो मुझे बताइए इसके पास ऐसा कौन सा ग्रुप में चिपका दूं जिससे ये सुखी हो जाए? मुझे बताइए। हेलोजन। WG। हेलोजन नहीं, मैं ग्रुप के बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि हम इस पे यदि माइनस, EWG। हाँ, यदि मैं इस पे माइनस आई, इधर मैं इस पे माइनस आई ग्रुप चिपका दूं, तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन खींच के इसको न्यूट्रल कर देगा। देखो दुनिया में सभी न्यूट्रल बने रहना चाहते हैं, है ना? न्यूट्रल मतलब ना प्लस रहना चाहते हैं ना माइनस रहना चाहते, उदासीन रहना चाहते हैं। और उस उदासीन के लिए ना, देखो बच्चों, ये जो भी केमिस्ट्री में कहानी है ना, सबको स्टेबिलिटी देना है, और हम यही काम कर रहे हैं। अगर इस कार्बन आयन को स्टेबल होना है तो हमें इसमें माइनस आई ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, माइनस आई मतलब EWG ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जब भी कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन रिच कोई भी कंपाउंड दिखाई दे और उसको आपको सुखी करना है, तो EWG ग्रुप चिपका दीजिए, और यदि कोई बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, तो उस पर प्लस आई चिपका दीजिए। क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपको प्लस आई और माइनस आई के कुछ ग्रुप के ऑर्डर बता दूं, तो क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। यदि मैं आपको कोई भी प्लस आई का ऑर्डर बता दूं, माइनस आई का ऑर्डर बता दूं, या सिखा दूं साहब देखो ये प्लस आई, ये माइनस आई है, और मैं क्वेश्चन पूछे बताओ इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसमें कौन सी तकलीफ की बात है? बात समझ में आ गई? तो बच्चों जरा इसकी फोटो ले लो, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको तो जरूर कॉपी पे छाप लेना, और उसको हमेशा के लिए याद रखना, डिलीट मत करना जब तक GOC चलेगा तब तक, है ना? अब तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया ना, EWG क्या है, ERG क्या है, प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है ना? क्लियर हो गया? अच्छा, जब कभी भी मान लीजिए आप भूल जाना कि EWG क्या है, विड्रॉइंग क्या है, तो आप निशान पटेल को याद कर लें। क्या? ATM से पैसा निकालने वाला भैया, विड्रॉ करना होता है, विड्रॉ। तो बच्चों ये तो यही भी तो यही कर रहा है ना, ये पैसा नहीं निकाला लेकिन इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है ना अपनी ओर। भाई आप क्या करते हैं, पैसा खींचते ही तो है, नहीं खींचेंगे तो देर बाद वो खींच लेगा। भाई कुछ देर आपको इंतजार करेगा, साहब ले लो, नहीं लेगा तो मशीन फिर ले लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? भाई साहब ये ऐसे होता है। तो जरा थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, है ना, थोड़ा सा इस पर और डिटेल बात कर लेते हैं। तो मुझे जरा बताओ, क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ किसी को? देख लो एक बार, कोई समस्या हो, कोई समस्या हो जैसा जो लगे कि वेस्ट मैनेजमेंट ऐप क्या है भैया। अगर किसी को लगता है कि सर इसमें कोई तकलीफ हो तो एक बार बता दीजिए। एक बार मैंने क्या बोला एक बार फिर सुन लीजिए। हमने आज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा, मतलब ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? सर सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और साथ में आपका आनंद सर m², साथ में आपका जो नेक्स्ट है वो लोन पेयर भी हो सकता है। तो इन तीनों के इफेक्ट से बच्चों 4 प्रकार के इफेक्ट आते हैं।
उसमें से 3 परमानेंट है, मतलब बिना किसी तकलीफ का हमेशा वो सीन बना रहेगा। और चौथा क्या है, चौथा मतलब जैसे मान लो यहाँ मैं बैठा हूँ तो स्मिथ पटेल पढ़ाई करेगा, मतलब ये टेम्पोररी इफेक्ट है, मैं रिएजेंट और सामने वाला सबस्टेट है। लेकिन जैसे मैं हटूं, अब ये टेम्पोररी इफेक्ट है, स्मिथ पटेल पढ़ना बंद करेगा। तो सर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब जब कोई टीचर रहे तो बच्चा पढ़े, और जब टीचर चला जाए तो बच्चा पढ़ना बंद कर दे। लेकिन बच्चों ऊपर वाला जो है ना, वो तीनों इफेक्ट परमानेंट है, मतलब आप रहे या ना रहो हमेशा बच्चे पढ़ते ही मिलेंगे। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ना बच्चों, यदि आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चिपका दिया तो पक्का एक पे माइनस एक पे प्लस बनेगा, और ये सीन हमेशा दिखाई देगा आपको, बिना तकलीफ का ये सीन दिखाई देगा। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पाई से कोई लेना देना नहीं है इसको। इसका जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बनाते हैं। ये 3 कार्बन के बाद निग्लिजिबल हो जाता है, और इसमें 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आई एक माइनस आई। माइनस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और प्लस आई मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन कोई खींच के ले जाता है। बात समझ में आगे? याद रखिएगा, दुनिया में किसी के ऊपर प्लस तब लगता है ना जब सामने वाला उससे इलेक्ट्रॉन खींच के भाग जाए, तब उस पर प्लस आने वाला है। लेकिन यदि सामने वाला किसी से इलेक्ट्रॉन खींच के लाए तो उस पर माइनस आएगा। तो बच्चों यदि हमसे कोई पूछे माइनस आई क्या होता है, इसका मतलब माइनस आई, इसका मतलब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच के लाया होगा। और वो कब लाएगा? जब उसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो। अगर हम किसी से पूछे प्लस आई क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई सामने वाला उससे इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम रही होगी। क्लियर है? थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं, 2 मिनट और, 2 मिनट बात और क्या मतलब, देखिए जरा 2 मिनट और बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला एक बार सुन लीजिए। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों वो परसेंटेज कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी इस पे भी एक क्वेश्चन पूछेंगे। परसेंटेज कैरेक्टर मतलब जैसे जैसे आपको पता है परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछूं तो आप बोलेंगे सर sp का सबसे ज्यादा। अच्छा sp2 कार्बन लिख रहा हूं मैं, sp2 कार्बन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का कुछ लफड़ा है, एक लफड़ा, इसलिए मैं sp2 कार्बन लिखना चाहता हूं। और sp2 कार्बन और sp3 कार्बन ये ऑर्डर होता है। एक बार फिर सुनिए, ध्यान सुनिएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा हमेशा माइनस आई होता है, हमेशा माइनस आई होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखता हूं आप में से कौन आंसर दे रहा है। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए बच्चों इसमें से कौन सा प्लस आई होगा, कौन सा माइनस आई होगा। भाई ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, ये क्या है माइनस आई होगा वो। sp3। मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्या इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है? हेलो, हाँ अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है ना, अभी बताया तो सही यार, देखो ना इसकी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या करेगा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। तो क्या मैं डायरेक्शन ऐसे बना दूं, ऐसे डायरेक्शन बना दूं ऐसे, ये रहा ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस आई और इसको बन रहेगा प्लस आई। लेकिन बच्चों आपको क्या लगता है, आपको ये लगता होगा कि सब इसमें जो एल्कीन है वो हमेशा माइनस आई होगा? नहीं नहीं, अगर मैं इस एल्कीन को किसी तगड़े पहलवान से भिड़ा दूं तो कैसे सर, ये क्या मामला है? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, एक बात सुन लीजिएगा। कोई भी आपको ग्रुप दिखाई दे तो उसको देख के ये मत बोल देना कि ये हमेशा माइनस आई होगा। कैसे? आप जरा एक क्वेश्चन और देखो तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन खींच के लाएगा, बताओ। ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्या मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे बना दूं, और क्या मैं इसको माइनस आई लिख दूं, माइनस आई, और सामने वाला प्लस आई को बनना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में तो ये माइनस आई था, लेकिन यदि इसी का पाला किसी तगड़े पहलवान से पड़ा तो बेचारा आप देखो इसको प्लस आई बनना पड़ा। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बुक में लिखा है ये माइनस आई प्लस आई है, हाँ यहाँ तक कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल हमेशा माइनस आई होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चों किसी को देख के आप बोले कि माइनस आई होगा प्लस आई होगा बच्चों, तो उसकी कुछ समय कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना जिसमें वो मजबूर होकर ना वो अपने इंडक्टिव इफेक्ट को चेंज कर सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं।
तो बच्चों जरा इसकी एक फोटो ले लो, कल समय से हम क्लास में मिलेंगे, कल इस पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ तक तैयार करके आना, आज मैं जो नोट्स भेजूंगा उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद हम कल इंडक्टिव इफेक्ट को समाप्त कर देंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे मेसोमेरिक। इंडक्टिव इफेक्ट मजा आया? सिंपल है, नॉर्मल है, कुछ नहीं साहब, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला मामला है। निसार पटेल जो इलेक्ट्रॉन खींच के जाएगा उस पर माइनस, और बेचारा जिससे इलेक्ट्रॉन खींच के जाएगा उस पर प्लस आएगा। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज क्लास क्लोज करते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे, कल समय से।